हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पारिस्थितिक और पारित तंत्र देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। तो पारिस्थितिक और पारित तंत्र तो हर जगह होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं पारिस्थितिक जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारंपरिक क्रियाओं का अध्ययन हमें कराती है। अब पारिस्थितिक वैज्ञानिक यह अनुभव करते हैं कि प्रकृति के दो घटक जीव और पर्यावरण आपस में संबंधित ही नहीं है, बल्कि ये घटक एक निश्चित तंत्र के रूप में बड़े जो व्यवस्थित ढंग से कार्य भी करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जीव हो या पर्यावरण हो, दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों के दोनों जो है एक दूसरे पे आश्रित है। ठीक है, तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दोनों के दोनों जो है एक दूसरे पे आश्रित है और ये सच्चाई भी है। कहते हैं अगर एक का अस्तित्व खत्म होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ही जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो अगर पर्यावरण को अगर ख़त्म करते हो तो इंसान का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। ये साइंटिस्ट भी जो है भली भांति कह रहे हैं। कहते हैं वास्तव में दोनों घटक जीव और पर्यावरण पृथक नहीं है। किसी एक विशेष जीव के लिए अन्य जीव उसके पर्यावरण का एक हिस्सा बन सकते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण को जीवों द्वारा बदला अथवा प्रभावित किया जा सकता है। अगर इसी बात को हम समझने की कोशिश करें तो ये जो है डायग्राम भी आपको भली भांति समझा सकता है। देखिए सूर्य जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा सकता है और इससे धरातल में मुद्राओं पर पड़ती है सहयोग होती है और इसमें शाकाहारी मांसाहारी सवारी सभी तरह के जीव जंतु जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसका मेन सोर्स अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा ही है, यानी सूर्य ही है और सूर्य के अंतर्गत ही सारे जीवन जो है चल पा रही है। क्योंकि अगर देखिए अगर पौधे जो है अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो पौधे की वृद्धि नहीं हो पाएगी और दूसरे जीव जो पौधे पर आश्रित है वो नहीं बढ़ पाएंगे और जो दूसरे जीवों पर आश्रित है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हो गया ना, सारे के सारे एक दूसरे पर निर्भर है और इसका मेन सोर्स जो है ऊर्जा का सोर्स है सूर्य है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि ऊपर शाकाहारी मांसाहारी के बाद आता है तो पौधे शाकाहारी मांसाहारी एवं शाकाहारी जीवों के मृत शरीर के अंतर्गत आ जाता है और उसके बाद अगर इसको विघटित करने वाला है तो विषाणु जीवाणु एवं कवक इसको जो है मृत शरीर पर क्रिया करके अपघटन कर देते हैं और ये अपघटित पदार्थ जो है निर्मुक्त होकर ऊर्जा के रूप में फिर से चले जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम है एक पारितंत्र ऊर्जा का प्रभाव किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम ने भली भांति हर बात को जो है उजागर करने की कोशिश किया है। कहते हैं अगर हम अंततः बात इस बात पे करें कि जीव और पर्यावरण एक तंत्र के परस्पर क्रियाएं करने वाले भाग हैं और इसलिए इस प्रकार के तंत्र का वर्णन करने के लिए आजकल पारितंत्र शब्द का उपयोग किया जाता है। पारितंत्र का ही संक्षिप्त रूप पारितंत्र है और इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1935 में A.G. टैलेस द्वारा किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत ही जो है इसको पारितंत्र का परिभाषित भी किया था। कहते हैं एक पारितंत्र को एक ऐसा तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले घटक नियमित रूप से परस्पर क्रियाएँ करते हुए एक संपूर्ण का निर्माण करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में जो है भूदृश्य का कोई भाग जिसमें जैविक और अजैविक घटक सम्मिलित हो एक पारितंत्र के रूप में तभी जाना जाता है जब उसके सभी घटक एक दूसरे के साथ संगठित हो। यानी देखा जाए तो पारितंत्र का मतलब ही होता है जहाँ पर हर तरह के जीव जंतु जो हो आश्रित हो रहते हो और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है एक पॉन्ड हो सकता है, एक तालाब हो सकता है। यानी उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक झील या तालाब तब एक पारितंत्र है जब इसमें केवल एक ही जल स्थान समझकर इसे सभी प्रकार की संवेदक के रूप में माना जाता है। उस विचार से तालाब जो है सूक्ष्म पारितंत्र का प्रतिनिधित्व भी करता है और जैव मंडल को एक बड़े पारितंत्र के रूप में भी जाना जाता है। मूल रूप से जो है अवधारणाएं दो पहलुओं के चारों ओर घूमती ही रहती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला तो यही है कि प्रथम यह है कि विभिन्न घटकों और अपघटकों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत की जा सकती है। दूसरी बात ये रखता है कि दूसरे परितंत्र के विभिन्न घटकों के मध्य ऊर्जा का प्रभाव जो इस बात के लिए आवश्यक जो है निर्धारक है कि एक जैविक समुदाय कैसे कार्य कर सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। इसलिए अगर हम इस पारितंत्र कार्य पक्ष का अध्ययन करें तो हम इसका अध्ययन निम्नलिखित अनुसार कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आता है ऊर्जा प्रभाव, दूसरा आता है खाद्य श्रृंखला, तीसरा आता है पोषक अथवा जैव जो है भू रासायनिक चक्र, तीसरा जो है परिवर्धन एवं विकास,
जो आगे जो है नियंत्रण संरचना और जो है सांस्कृतिक यानी साइबोटिक्स है, और समय और स्थान में भी प्रतिरूप है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके सारे का अपना जगह पर स्थान। अब देखते हैं इसके विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें और क्या चीज़ उपलब्ध है। सबसे पहले तो यही आता है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस प्रकार होती है। देखिए, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पारितंत्र में अनुयुक्त क्रियाएं लगातार होती ही रहती है, और घटकों और उपघटकों के मध्य जो है अन्य क्रियाओं में ऊर्जा प्रभाव और खनिज पोषकों का जो है चक्रण सम्मिलित होती है। ऊर्जा और खनिज की गति प्रदर्शित करने वाला एक सामान्य रेखा चित्र नीचे दिए गए हैं, जिससे आप भली भांति समझ सकते हो कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस प्रकार होता है। और ये एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होते हैं। तो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये डायग्राम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आड़ी तिरछी जो है वेव की तरह यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हर जीव जो है एक दूसरे जीवों पर आश्रित है, और ये प्रभाव जो है कंटिन्यू चलती रहती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी खाद्य जाल में जो है हर एक जीव दूसरे जीवों पर निर्भर है, और ये कंटिन्यू प्रोसेसिंग चलती रहती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको फूड वेब कहते हैं और हिंदी में इसे खाद्य जाल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का जो है स्थानांतरण एक सतह से दूसरे सतह तक हो जाता है। इसे पोषण सतह कहते हैं। यानी पोषण सतह काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, ठीक है। पोषण सतह वह सतह अवस्था होती है जिसमें खाद्य ऊर्जा का एक समूह दूसरे समूह के स्थानांतरित होती है। यानी खाद्य पदार्थ की ऊर्जा जो होती है एक समूह से दूसरे समूह को जाती है, यानी एक जीव से दूसरे जीवों में जाती है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हमें खाद्य श्रृंखला इसके संबंधी क्रियाकलाप की चर्चा करनी होगी। जैव मंडल में मोटे तौर पर दो प्रकार के जो है जीवित जीवों का समूह है। एक तो स्वयंपोषी होते हैं और एक परपोषी। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इन परपोषियों को खाने की आदतों के आधार पर आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। या तो शाकाहारी कह सकते हो, मांसाहारी कह सकते हो, और सर्वाहारी। यानी परपोषियों को जो है 3 भागों में विभाजित करेंगे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। पौधों को खाने वाले प्राणी शाकाहारी होते हैं, और जो है मांस भक्षी प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी जीव वो होते हैं जो पशु और पक्षी जो है पशुओं को दोनों को खाते हो, पौधों को भी खाते हो और जो है पशुओं को भी खाते हो। इसका जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंसान स्वयं ही है। यानी ह्यूमन जो है पेड़ पौधे भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं। तो इसलिए जो है सर्वहारी के अंतर्गत जीव जंतु के साथ मनुष्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष खाद्य श्रृंखला चक्र। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा। खाद्य श्रृंखला को एक विशेष पोषक सतह के जीवों द्वारा दूसरे पोषक सतह के जीवों का ऊर्जा का स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये तो आपको पता ही है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है, सूर्य है। और यह मृदा एवं जल में पौधों में उगने में सहायता भी करता है, और पौधे अधिकतर शाकाहारी जीवों के भोजन के आधार है। और इन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव अपने खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। और इनके अतिरिक्त कुछ जो है सर्वाहारी जीव हैं जो पौधे और पशुओं दोनों को ही खाते हैं। कहते हैं मृदा द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा पौधे और पशुओं के लिए रूप में परिचालित होती है। और कहते हैं इन जीवों का जीवन चक्र छोटा और कुछ समय बाद ये मर जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है खाद्य श्रृंखला चक्र, जो एग्जाम व्यू से भी महत्व रखता है। अब देखिए यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खाद्य पिरामिड। अगर खाद्य पिरामिड को हम देखें तो पहले अगर एनर्जी पौधों में अगर 10,000 है तो आगे दूसरा जीव अगर वो खाता है तो इसमें 1 जीरो हट जाएगा, यानी सिर्फ 1,000 रह जाएगा। यानी 10,000 से 1,000। फिर अगले अगर जीव में जाता है तो 100 रह जाएगा। अगर और अगले जीव में जाता है तो 10 रह जाएगा, और अगले जीव में जाता है तो 1% ही उपयोग ऊर्जा कर सकेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे हम 10% के नियम भी कहते हैं। और ये 10% के नियम जो है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, और एग्ज़ाम में आता भी है कि 10% के नियम से आप क्या समझते हो। तो इसका मतलब ये है कि हर एक पोषण स्तर पर जो है एनर्जी का जो फ्लो होगा, यानी जो है 1 जीरो घटता चला जाएगा। जैसे 100 है, 10 है, 1 है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है समझने के लिए भी। अगर देखा जाए तो अंतिम स्तर पर सिर्फ 1% ऊर्जा ही शेष रह जाएगा, बाकी जितने भी होंगे ख़त्म हो जाएगा। यानी आप जितना मर्जी खा लो, आपको 1% ही ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पिक्चर दर्शा भी रहा है।
जैसे ये जीव जंतु मर जाते हैं, दूसरे जीवों का समूह अपना कार्य शुरू कर देता है, क्योंकि ये मृत पदार्थों को खाते हैं और ये मृत पौधों और पशुओं जो है अपघटन में सहायता भी करते हैं तथा इनमें मुक्त हुई ऊर्जा जो है मिट्टी द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जो पौधों को उगने में सहायक करती है। यानी कहते हैं हर एक जीव जंतु जो है दूसरे जीव जंतु पे आश्रित है। कहते हैं अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करोगे, मान लीजिए जो है खाद्य हमें चाहिए, पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए खाद चाहिए, तो खाद कैसे बनेगा? जब इसको जो है सूक्ष्म जीव अपघटित करेंगे। किसको करेंगे? मरे हुए जीव जंतु को, पेड़ पौधों को जब अपघटित करेंगे तो ये मिट्टी में जो है खाद के रूप में पौधों को जो है पोषण करेगी, और खाद जब पोषण होगा तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे, तो जो जीव जंतु इस पर आश्रित है वो खा लेंगे। तो कहते हैं जीवन का जो फ्लो है इसी तरह चलती रहती है, हर जीव जंतु जो है एक दूसरे पर आश्रित है। तो कहते हैं किसी भी जीव जंतु को अगर आप नष्ट कीजिएगा तो कहते हैं दूसरे जीव जंतु का जो है ऑटोमेटिक जो है उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। कहते हैं ऊपर वर्णित खाद्य श्रृंखला एक अत्यंत सरल खाद्य श्रृंखला है, लेकिन खाद्य श्रृंखला हमेशा इतनी सरल एवं एकाकी क्रम वाली नहीं होती है। सैकड़ों अंतर संबंधित एवं जो परंपरा व्यापी खाद्य श्रृंखला एक जटिल प्रतिरूप बनाती है। ऐसे प्रतिरूप को खाद्य जाल कहते हैं, यानी वेव। आपने मकड़ी के जाल देखी ही होगी, उसी तरह से जो है भोजन यहाँ पर एक दूसरे से ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनाते हैं? खाद्य जाल। आइए अब हम देखते हैं कि विभिन्न पोषक तत्व क्या है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य अथवा सौर ऊर्जा सभी पौधों के लिए अपना भोजन तैयार करने का प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है। पौधे द्वारा संग्रहित जो होती है ऊर्जा पोषक तत्व के रूप में जानी जाती है, यानी पौधे जो संग्रहित करते हैं ऊर्जा आगे पोषक तत्व में जाते हैं और ये शाकाहारी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। यानी पौधे जो हैं जो ऊर्जा संग्रहित करते हैं वो शाकाहारी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। जब शाकाहारी पशु इन पौधों को खाते हैं तो उनको ऊर्जा स्थानांतरित पोषक तत्व 1 के रूप में जाता है से लेके पोषक तत्व 2 में को जाता है। फिर शाकाहारी जीवों द्वारा उपयोग की गई रासायनिक ऊर्जा भोजन द्वारा जो है पोषण तत्व 2 पर संग्रहित हो जाती है। कहते हैं मांसाहारी अपने भोजन के लिए अन्य पशुओं पर निर्भर रहते हैं और इन पशुओं को अपने जो ऊतक को बनाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि एक सतर से दूसरे सतर पर जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होना स्वाभाविक बात है। यहाँ पर ये अपनी ऊर्जा पोषक स्तर 2 से प्राप्त करना और उपभोग द्वारा प्राप्त करते हैं, और खाद्य श्रृंखला पोषक स्तर 3 को रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है पोषक तत्व जो है चौथे को सर्वहारियों को हस्तांतरित हो जाती है। इसलिए खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर सर्वहारी हैं जो अपनी ऊर्जा सभी 3 स्तरों से प्राप्त करते हैं, यानी ये प्राइमरी से भी करते हैं, सेकेंडरी से भी करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक उच्च स्तर पर जो है क्रमिक रूप से जीवों की संख्या कम होती चली जाती है। जब क्रमिक स्तरों के जीवों की संख्या जो है कागज पर अंकित किया जाता है तो यह एक पिरामिड का आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए इसे खाद्य पिरामिड अथवा खाद्य पिरामिड भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। किसी भी पोषण स्तर पर जीवों की संख्या उसके निचले स्तर पर भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। निचले स्तर पर भोजन की उपलब्धताओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उससे जो है उच्च पोषण स्तर पर जीवों की संख्या और विविधताओं में काफ़ी वृद्धि देखने को यहाँ मिलता है। अंत प्रकृति के महत्वपूर्ण संतुलन को बनाए रखने के लिए भी भोजन की उपलब्धता मुख्य कारक के रूप में देखा जा सकता है। यह संतुलन कुछ सीमाओं के अंदर गतिशील और घटता बढ़ता रहता है। इसे संतुलन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक पारितंत्र का अपना एक रचनात्मक तंत्र होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पारितंत्र में कुछ जो अंतर्निहित प्रक्रम होते हैं जिसमें पोषक अथवा पदार्थ हस्तांतरित होते रहते हैं, कभी किसी एक दिशा में तो कभी एक चक्र के रूप में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात यहाँ पर आया है। यदि हम चक्र की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत से चक्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे ऑक्सीजन चक्र हो, कार्बन चक्र हो, चाहे नाइट्रोजन चक्र हो, चाहे फास्फोरस चक्र हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारा इसी के अंतर्गत पहला जो है प्राकृतिक जैव भू रसायन चक्र। देखिए प्राकृतिक चक्र या जैव भू रसायन चक्र भी इसे कहते हैं। कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र जो है जैविक भूभागीय अथवा रासायनिक अंतक्रियाएं हैं और कुछ नहीं वरना केवल घुलनशील अजैविक पदार्थ जैसे पोषकों का संचलन और परिसंचलन है। और यह घुलनशील अजैविक पदार्थों या पोषक मुद्रा और विविध जैविक घटकों की जैविक प्रवस्था द्वारा जो है अजैविक तत्वों के वायुमंडलीय अवस्था को व्युत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से जैविक तत्व जैसे जो मिट्टी हो जा गया या वायुमंडल के पक्ष में जैविक पदार्थों को परिसंचलन और संचलन की वापसी होती है।
अंत ये दोनों प्रणाली एक दूसरे के पूरक है और एक चक्र को पूरा करती है। जैव रासायनिक चक्रों का अध्ययन दो आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सभी तत्वों को सामूहिक चक्रण या व्यक्तिगत तत्वों का चक्रण, जैसे जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और ऑक्सीजन चक्र, सल्फर चक्र आदि। इन चक्रों के अतिरिक्त जो अवसाद चक्र और खनिज चक्र को भी विस्तृत जैव भू रसायन चक्र में सम्मिलित किया जाता है। और ये प्राकृतिक अथवा भू रासायनिक चक्र बड़े ही संतुलित ढंग से कार्य भी करते हैं, जिससे जैव मंडल में स्थिरता आती है और पृथ्वी पर जीवन चक्र प्रक्रिया बनती है। यानी जीवन इन्हीं के कारणों से संभव होती है। अगर हम इनसे बाधा पहुंचाते हैं तो इसके बहुत से नकारात्मक परिणाम होंगे, अंततः जैव मंडल को प्रभावित करेंगे। आइए इनमें से कुछ चक्र के संक्षेप में चर्चा हम यहाँ पर करें और जानने की कोशिश करें कि ये हमारे प्रकृति में क्या महत्व रखते हैं। पहला चक्र जो हमारे समक्ष आता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, जल चक्र। देखिए, जल चक्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। जल का यह चक्र जो है वायु, स्थल और समुद्री जीवित पौधे प्राणियों के लिए मध्य आदान प्रदान में मदद करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। जल चक्र सौर ऊर्जा से चलता है और महासागरों से भारी मात्रा में जल का जो है वशीकरण करता है। बादलों का निर्माण और वर्षा हमें स्वच्छ जल की आपूर्ति व भंडार भी प्रदान करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शून्य से कम तापमान पर वर्षा की बूंदें हिम रूप में बदल जाता है। यानी शून्य से कम तापमान पर जो है वर्षा की बूंदें हिम के रूप में बदल जाता है और तेज वायु चलने पर ये ओले का रूप धारण कर लेता है। जल का वर्षा हिम और ओले के रूप में स्थल और जल खंडों पर जो है वर्षण होती है। धरातल में वर्षा जल मृदा को रिस जाती है और वहाँ धरातल जल के रूप में भर जाता है। प्राकृतिक जल सतह और जल सतह धरातल के नीचे स्थित होता है और जल सतह जो है मूलाधार, मृतिका और शैल सतह का जो है समर्थित भी करता है। धरातल जल स्थिर नहीं रहता है बल्कि विभिन्न दिशाओं में गतिशील रहता है। कोशिका कार्य द्वारा यह ऊपर आता है और धरातल मृदा में पहुंच जाता है, जहां इसे पौधों की जड़ें द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है जल चक्र के अंतर्गत। अगला जो हमारा है नाइट्रोजन चक्र, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन और इसके यौगिक जो है जैव मंडल में जीवों की प्रक्रिया के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन का लगातार आदान प्रदान होता ही रहता है। अपनी अपचाई प्रक्रिया में पौधे और पशुओं द्वारा उत्पादित प्रोटीन नाइट्रोजन को जो है जैविक यौगिक होते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजनी जैविक अवशेष का अधिकांश भार मृत एवं अपक्षीय पौधे और पशुओं के जो है मल मूत्र से उत्पन्न होती है। कहते हैं मिट्टी से इस जैविक अवशेषों का जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और ये जीव जो होते हैं डिनाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा मृदा के नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में तोड़ देती है। यानी डिनाइट्रीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है, जबकि अन्य जैव नाइट्रोजन के घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक में बदल के रख देता है। तो नाइट्रोजन चक्र काफ़ी महत्वपूर्ण है पौधों के लिए, जहाँ पर जो है ये पौधों के लिए जो है एक एनर्जी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कार्बन चक्र। देखिए, कार्बन चक्र का भी कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। कार्बन चक्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण रासायनिक चक्र है। वायुमंडल में कार्बन का एक छोटा सा भंडार है और जलमंडल इसका प्रमुख भंडार है, जहां वायुमंडल से लगभग 50 गुना अधिक मात्रा में कार्बन है। इसका प्रमुख समुद्र की तली पर जो है बाइकार्बोनेट खनिज के रूप में भंडार है और यह वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित भी करती है। और यह चक्र कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल, जैव मंडल और महासागरों के मध्य क्रियाशीलता रहता है। तो देखा जाए तो कार्बन चक्र का यहाँ पर अपना एक विशेष महत्व है। कहते हैं ये तीनों चक्र जो है कहते हैं पर्यावरण में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये तीनों ही काफ़ी महत्व के साथ अपना स्थान है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगला जो टॉपिक होगा अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जहां हम पारितंत्र के प्रकार के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पारितंत्र के प्रकार क्या है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो खत्म हो जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके जो बच्चे ना इस बोर्ड में पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे उनका सिलेबस पूरा हो जाए। कहते हैं अच्छे काम के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाला समय में आपका जो है हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि आपको पता है कि तिरपान सेंटर जो है 8 से लेके जो है
MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। हर एक वीडियो आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। तो ये तभी होगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लोगे, और तब जाके आपको वीडियो का जो है हर एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप हर एक वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हो।